नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आपके साथ में जेपी शर्मा। लोकसभा चुनाव में जहां ज़्यादातर सीटों पर लड़ाई प्रतिद्वंदी दल से है, वहीं कई सीटें ऐसी भी हैं जहां पार्टियों को अपनों से ही लड़ाई सुलझाने में पसीने छूट रहे हैं। बीकानेर में भाजपा से दामन छुड़ा गए देवी सिंह भाटी अर्जुन मेघवाल के गले की फांस बने हुए हैं। अजमेर में आज भंवर सिंह पलाड़ा और नवीन शर्मा के समर्थकों में जमकर लात घूंसे चले। दौसा में कश्मकश के चलते अभी तक भाजपा अपने टिकट का ऐलान भी नहीं कर पाई। कमोवेश यही हाल कांग्रेस का भी है। जयपुर शहर सीट पर ज्योति खंडेलवाल का कथित स्टिंग सामने आने के बाद टिकट की दावेदारी करते रहे नेताओं ने उलाहना दिया कि हमने तो पहले ही कहा था। नागौर में हनुमान बेनीवाल के एनडीए गठबंधन से उतरने के बाद ज्योति मिर्धा से नाराज जो लोग हैं उनको विकल्प मिल गया है, ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा और तमाम सीटें हैं जिन पर दोनों ही पार्टियों में कमोवेश ऐसी ही स्थिति हो गई है। कुल मिलाकर दोनों दलों के सामने इन चुनाव में अपनों को मनाने की चुनौती है। और क्या ये चुनौती इतनी बड़ी है कि परिणामों पर असर डाल सके, या जैसा दोनों दल कह रहे हैं और ज़्यादातर होता भी आया है कि छोटी मोटी नाराज़गी है, ये बात क्या सही है? आज प्राइम डिबेट में इसी पर चर्चा होगी। पहले ये बिंदु, इन चुनावों में क्या गुल खिलाएगी अपनों की अदावत? भाजपा ने बैसला बेनीवाल से हाथ मिलाकर किया मजबूती हासिल करने का दावा, लेकिन अपनों की रार को पाटना हो रहा है मुश्किल। बीकानेर में अर्जुन मेघवाल की मुखालफत कर रहे हैं देवी सिंह भाटी। आज अजमेर में भंवर सिंह पलाड़ा और नवीन शर्मा की लड़ाई चौड़े में आई। दौसा में किरोड़ी हुड़ला की अदावत की वजह से उलझी हुई है भाजपा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को चुकानी पड़ी थी फूट की कीमत। गहलोत पायलट के बीच मतभेदों को लेकर पार्टी को देनी पड़ी थी सफाई। कांग्रेस में भी कई जगह भीतरघात की जताई जा रही है आशंका। दोनों प्रमुख दलों के सामने अपनों को मनाने की चुनौती। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील असोबा साहब हैं आज हमारे साथ प्राइम डिबेट में। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और श्याम सुंदर शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। लक्ष्मीकांत जी, और सब जगह की बात तो आप खारिज कर देंगे अभी जब आगे बात आएगी, तो शुरुआत में दौसा से करता हूं जहां का टिकट अभी तक अटका हुआ है और जिसकी वजह ये मानी जा रही है कि पार्टी में एक राय नहीं बन पाई है। पूरे राजस्थान की बीजेपी कांग्रेस की मिलाकर जो 50 सीटें घोषित होनी थी उसमें से 49 हो गई, एक नाम अटक गया। क्या कोई और वजह है? नहीं, देखिए, दौसा की सीट जहां तक बात है वो बहुत जल्दी घोषित हो जाएगी और उसमें किसी तरह की अदावत की बात नहीं है। केवल ये बात है कि दौसा जो संसदीय क्षेत्र है उसमें भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत प्रत्याशी वहां चुनाव लड़ाना चाहती है और पूरा सोच समझकर उस पर निर्णय करना चाहती है, क्योंकि वहां पर दूसरे फेज में चुनाव है, इसलिए भी समय है और समय रहते हम वहां पर प्रत्याशी घोषित कर देंगे। हमने जो बाकी प्रत्याशी घोषित किए हैं वो भी बहुत पहले घोषित कर दिए थे और हर राजनीतिक दल की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है और उसी स्ट्रेटजी के हिसाब से हम लोग दौसा की टिकट डिक्लेयर करने वाले हैं। नहीं लक्ष्मीकांत जी, तो आपकी स्ट्रेटजी है, बिल्कुल सही बात है, और दूसरे दल को इसमें बोलने का अधिकार भी शायद नहीं है, लेकिन लोगों को जानने का अधिकार है, लोगों की उत्सुकता रहती है। और आपने दूसरे फेज के भी तमाम जो टिकट घोषित करने थे वो कर दिए। दौसा की एक सीट बच रही है। देखिए, मैं अगर मजबूत प्रत्याशी की भी बात है तो मजबूत प्रत्याशी इसका मतलब या तो वहाँ दुर्लभ है या बाकी जगह सहज सुलभ थे। देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ये लोकसभा का चुनाव है और देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। एक एक सीट महत्वपूर्ण है और एक सीट जहां पर दौसा जो संसदीय क्षेत्र है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कौन कार्यकर्ता चुनाव जीत सकता है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता इस बात के लिए प्रयास है कि वह बेहतर से बेहतर उम्मीदवार दिया जाए और जल्दी ही इसकी घोषणा होगी। श्याम सुंदर शर्मा जी, कौन जीत सकता है, इससे ज्यादा इस बात पर भी कशमकश होने की खबरें हैं कि जो जीत सकता है उसको हराने वाला क्यों नहीं हराएगा, उसको पहले ही कैसे रोक लिया जाए? देखिए जेपी शर्मा जी, अभी कह रहे थे कि वहाँ पर सक्षम उम्मीदवार ढूंढना जा रहा है, लेकिन इनका मूल रूप से जो उम्मीदवार हुआ करता था हरीश मीणा, वो तो दगा पहले ही दे गया। अब क्योंकि नए उम्मीदवार को ढूंढना है, जसकौर मीणा को दें तो करोड़ी कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, हुड़ला कह रहे हैं कि मैं विरोध करूंगा। दोनों में से, तीनों में से किसको दिया जाए, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व की स्थिति बड़ी असमंजस की बनी हुई है। कभी तो जसकौर मीणा का नाम ले देते, कभी किसका लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि अभी तक बीजेपी ये सक्षमता से नहीं कह पा रही कि हमारा अधिकृत उम्मीदवार ये है, क्योंकि इन पर खुद का उम्मीदवार नहीं है। ऐसी स्थिति में करोड़ी, क्योंकि इनको लाना पड़ा मजबूरी में, निर्दलीय उम्मीदवार विधायक है ओम प्रकाश हुड़ला, उसको लेना पड़ रहा साथ। तो अब इनका मूल रूप से कोई उम्मीदवार है नहीं। जसकौर मीणा है तो उसको दोनों स्वीकार करने को तैयार नहीं है,
इसलिए कशमकश की स्थिति तो बनी हुई है। आप देखिएगा कि आज मसूदा में जिस प्रकार की स्थिति बनी, जी अब नवीन शर्मा इनके पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, पहले चुनाव लड़े थे, फिर उनको वापस पार्टी में ले लिया गया। मौजूदा स्थिति में आज मंच पर वो बोलने के लिए माइक उन्होंने दिया, तो उसका विरोध जो मौजूदा विधायक का जो चुनाव हारी हैं उनके पति भवन पलड़ा खड़े हो गए, उनको विरोध किया, तो आपस में गुत्थागुत्थी हुई, जिस प्रकार से नाटक हुआ और फिर आकर के प्रदेश अध्यक्ष जी को और चंद्रशेखर जी को शिकायत की गई। तो किस प्रकार की स्थिति होने वाली है ये तो खुद जानते हैं अजमेर में भी, क्योंकि इनका अधिकृत उम्मीदवार आज प्रचार करने जाएं और वहाँ पर इनके समर्थक और भिड़ जाएं और फिर कहें कि हम तो जीत रहे हैं। क्या स्थिति, कांग्रेस की स्थिति भी कई जगह अच्छी नहीं है। अब देखिएगा कि अब धौलपुर करौली में जिस प्रकार से उम्मीदवार इन्होंने उनको रंजीता कोहली को उतार दिया, तो वहाँ पर खिलाड़ी बेरबा तैयार हैं कि मैं उनके विरोध खड़ा होऊंगा। अजमेर में भी जिस प्रकार के झुंझुनूवाला को बाहरी उम्मीदवार को टिकट दे दिया, तो वहाँ पर रामचंद्र चौधरी और इनके जो जिला उपाध्यक्ष हैं वो दोनों विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं। बाकी लोग भी कह रहे हैं, लेकिन यह सब चीज़ स्थिति ये बनती है कि बीकानेर में आप देखिए कि देवी सिंह भाटी बाहर हो ही गए। अब और सीटों पर आते हैं श्याम जी अपन। दौसा में ये लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी निश्चित तौर पर प्रवक्ता धर्म निभा रहे हैं अपना, इनका ये कहना संभव नहीं है, लेकिन सच्चाई जो चर्चा में है वो ये है कि एक धड़ा ये चाहता है कि ओम प्रकाश हुड्डा लड़े या ओम प्रकाश हुड्डा समर्थित कोई व्यक्ति लड़े, जो कि जसकौर मीणा बताई जाती हैं। किरोड़ी लाल मीणा का गुट, जिसके बारे में हम ये जानते हैं कि लोकसभा क्षेत्र दौसा में वो अपना वर्चस्व आज भी बहुत बड़े हद तक रखते हैं, उनको नाराज़ करके किसी भी व्यक्ति को वहाँ उतारा जाना और उसको जिताया जाना संभव नहीं है। एक थ्योरी ये पार्टी में है, और ये थ्योरी जो चूंकि क्लैश करती हैं लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, क्या इसी का नतीजा नहीं है कि कल जसकौर मीणा ने ये कहा कि हाँ पार्टी नेतृत्व ने मुझे फ़ोन कर दिया है, मैं उतरने वाली हूँ मैदान में, जो कि बाद में गलत साबित हुई खबर। देखिए, जो आपका अनुमान है, हर व्यक्ति का अपना अनुमान हो सकता है राजनीतिक चर्चा के दौरान, हो सकता है आपका अनुमान है, लेकिन ये हमारा अनुमान सर अनुमान नहीं, मैं चर्चा जो लोगों में है वो बता रहा हूं। मैं जवाब दे रहा हूं आपको हकीकत पता है लक्ष्मीकांत जी, आपको तो हकीकत पता है, हमको तो अनुमान ही पता है, हम तो कयास से लगा सकते हैं। आप बता दो हकीकत क्या है। देखिए, टिकट डिक्लेयर करने का काम भारतीय जनता पार्टी के आला कमान का है, भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड का है, और संसदीय बोर्ड सारे स्थिति पर, सारे परिस्थिति पर विचार करके वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े और चुनाव जीतकर 25 की 25 सीट हमारे यहाँ आए, उस संकल्प के साथ दौसा की टिकट भी डिक्लेयर होगी और बहुत जल्दी होएगी। वो बहुत जल्दी होएगी, वो भी हमारी है, आप उसकी चिंता मत करिए, वो भी हमारी है, वो भी हमारी है, उसकी चिंता आप मत करिए। और दूसरी बात, देखिए ये लड़ाई इस बात की है कि नहीं कि टिकट कब डिक्लेयर होगी या क्या होगी। टिकट जब फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी उसके पहले टिकट होगा और हमारा जो प्रत्याशी है वो फॉर्म भरेगा और चुनाव जीतेगा। चुनाव ये है ही नहीं कि कौन व्यक्ति कहां चुनाव लड़ रहा है, ये चुनाव देश का चुनाव है, और देश का चुनाव बहुत सालों बाद ऐसा चुनाव हो रहा है जो दो विचारधाराओं के बीच में लड़ा जाना है, और विचारधारा बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो विचारधारा है जो अपने मैनिफेस्टो में ये कहती है कि हम धारा 370 को बनाकर रखेंगे, हम कश्मीर में हमारे सुरक्षा बलों को जो अधिकार मिला हुआ उसको छीनेंगे, हम देशद्रोह का कानून खत्म करेंगे, हम कश्मीर में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह करने वालों के समर्थन में जाएंगे। दूसरी तरफ वो विचारधारा है जो देश को मजबूत करना चाहती है, देश को संप्रभु बनाना चाहती है, देश को एक ताकतवर देश बनाकर दुनिया की एक अव्वल श्रेणी में खड़ा करना चाहती है। ये चुनाव इस आधार पर लड़ा जाने वाला चुनाव है और प्रत्येक सीट पर इसी तरह से लड़ा जाने वाला चुनाव है। हाँ, तो चूंकि वो विचारधारा आपकी विचारधारा है और उस विचारधारा को लोग वोट देंगे, इसलिए आपको इस बात की परवाह नहीं है कि देवी सिंह भाटिया अगर इस्तीफा दें तो मंजूर कर लो, कोई खास बात नहीं है। इसलिए आपको इस बात की परवाह नहीं है कि दौसा में किसी को भी टिकट दे दो, जीतेगा तो वही जिसको आप टिकट दोगे। देखिए, तो फिर इतना विचार क्यों करना पड़ रहा है, क्यों इतना आपको ये जिताऊ उम्मीदवार देखना पड़ता है, मजबूत प्रत्याशी के लिए आपको इतना इंतजार क्यों कराना पड़ रहा है? देवी सिंह भाटी जी पे विरोधाभासी बातें नहीं है क्या? हाँ। देखिए, बिल्कुल देवी सिंह भाटी जी हमारे टिकट से संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने खुलकर हमारे प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव प्रचार करना शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। ये एक पार्टी का अनुशासन जो उन्होंने तोड़ा और उन्होंने जो इस्तीफा दिया उसको मंजूर हो गया। दौसा पे के सीट पर मैंने उदाहरण दिया लक्ष्मीकांत जी, मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ, आपने जो बात कही दोनों बातें देखिए एक दूसरे को काटती हैं। एक तरफ आप ये कहते हैं कि दौसा में इतनी मगजपच्ची इसलिए चल रही है कि पार्टी को 25 की 25 सीटें जीतनी है, जिनमें से दौसा भी एक है, और इसीलिए तमाम रणनीति बनाई जा रही है। तो समय लग रहा है तो लगेगा, लेकिन चूंकि हमको जीतना है इसलिए पसीना बहा रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि कहाँ से कौन लड़ रहा है इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आगे से बस द्रौपदी जैसे महाभारत में चक्र चलाती हुई जा रही थी और वो खून पीती जा रही थी, कुछ ऐसी कहानी है, वैसी स्थिति है, चाहे किसी को भी उतार दीजिए। देखिए, मैं फिर आपको बता रहा हूँ,
कि दौसा संसदीय क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और बहुत जल्दी वहां की टिकट भी डिक्लेयर हो जाएगी। कि लेकिन कौन पार्टी कब डिक्लेयर करे, किस टिकट को डिक्लेयर करे, पार्टी का निर्णय होता है और वो अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार भी होता है। उसमें अगर कोई दूसरा व्यक्ति कयास लगा सकता है, उसके निर्णय पर सवाल खड़ा नहीं कर सकता। लक्ष्मीकांत जी, मैं और श्याम सुंदर शर्मा ना तो इस जल्दबाजी में है कि आप दौसा का टिकट जल्दी डिक्लेयर करिए, ना जैसा आप इनसे कह रहे थे ना कि आप चिंता मत करिए, हमें कोई चिंता नहीं है। हम इस बहस को असल में यहाँ से तो शुरुआत है। बात यह है कि अगर आगाज इस तरह से हो रहा है तो आगे अंजाम तक भी आपको इसी तरह सवालों से दो चार होते रहना पड़ेगा, आपको भी और सुशील असूपा जी की पार्टी को भी। सुशील जी, दौसा में आप इस बात को लेकर के खुश हो सकते हैं कि बीजेपी अपना टिकट ही अभी तक डिक्लेयर नहीं कर पाई है और आप आगे बढ़ गए, चुनाव प्रचार तक पहुंच गए होंगे, आगे तक के चरण आपने पार कर लिए होंगे। लेकिन ये स्थिति और कहाँ है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप लक्ष्मीकांत जी ने जो कहा उस पर कुछ कहना चाहें तो बोलिए। देखिए, लक्ष्मीकांत जी जो हैं साथ में ये नहीं बोलते कि जिस चेहरे और जिस प्रधानमंत्री के नाम पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय चुनाव बता रहे हैं, वो प्रधानमंत्री बिना बुलाए नवाज शरीफ प्रधानमंत्री पाकिस्तान के यहाँ केक काटने चले गए, बिरयानी खाने चले गए, आम लेने चले गए और उसी पाकिस्तान की एजेंसी ISI को पठानकोट हमले के बाद वहाँ पठानकोट इंस्पेक्शन की इजाज़त दे दी, निरीक्षण की इजाज़त दे दी। लेकिन ये सब बातें इसलिए नहीं बोलना, उनको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया और सारा जिस प्रकार से उन्होंने प्रोटोकॉल की बात, पहले कांग्रेस पे आरोप लगाते थे और अपने प्रोटोकॉल को निभाते चले गए, चाहे वो कितने ही हमले किए हों। सीज फायर के उल्लंघन 5000 से अधिक बार हो चुके हैं पिछले 5 सालों में, जबकि यूपीए के 5 सालों में 461 बार केवल सीज फायर उल्लंघन हुआ था। तो डर था पाकिस्तान को कांग्रेस से, न कि मोदी सरकार से। मोदी सरकार से पाकिस्तान को कोई डर नहीं है। बात दौसा से आप सीधे इस्लामाबाद चले गए सर। फायर उल्लंघन हो चुका है। बात दौसा जयपुर की हो रही है, आप इस्लामाबाद चले गए। जब आपने कहा मैं समझ रहा हूँ कारण, कोई जवाब देना है, मैं समझ रहा हूँ, जवाब तो मैं दूंगा ही। मैं समझ रहा हूँ जब सरकार, अप्रासंगिक बात उन्होंने की, अभी बातें हो रही है पार्टी के भीतर भीतर, ये बातें जो आप कर रहे हैं वो अनेकों बार हो चुकी है, उनको बार बार करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनके पास 72,000 रुपए के न्याय योजना का कोई जवाब नहीं है। पर मैं आप जो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, देखिए मैं इसको थोड़ा एकेडमिक तरीके से कहना चाहूंगा जी। पार्टियों में टिकट अनेक लोग मांगते हैं, तो मीडिया में भी बात आती है, कार्यकर्ताओं के जो समर्थक होते हैं उनके माध्यम से थोड़ी विस्परिंग चलती है, भाई वो समर्थन करेगा नहीं करेगा। लेकिन जिन पार्टियों में कथित रूप से स्पष्ट तौर पे, सतही तौर पे मालूम है कि वहाँ कौन किसका विरोध करेगा, जैसे मैं 2-4 उदाहरण बताऊं, आप अगर कोई कांग्रेस के तो मुझे बताइएगा, मैं साहब को इसे स्वीकार करूंगा। ये भाजपा के लीजिए, राजेंद्र राठौड़ राहुल कसवा को जीतते देखना नहीं चाहते, उनको अमित शाह ने दिल्ली बुलाया, ये मीडिया में छपा और वहाँ चूरू चले जाइए, सतही तौर पर मालूम है लोगों को। बलबीर सिंह लूथरा जो वहाँ रायसीनगर के वर्तमान MLA भाजपा के, उनके कार्यकर्ता सब निहाल चंद का विरोध कर रहे हैं खुलेआम, और गुरजंट सिंह का जो सादुल शहर के पूर्व विधायक हैं वो साइलेंट हैं। आपके संतोष अहलावत का किस्सा ले लीजिए, उनके सारे समर्थक साइलेंट हैं या विरोध कर रहे हैं, जो कुछ भी आगे आएगी चीजें। आपके PP चौधरी जी का ले लीजिए, वो तो लिख के दिया, रामनारायण डूडी और वहाँ के विधायक और पुष्प जैन और वहाँ के इवन जिलाध्यक्ष सबने PP चौधरी के खिलाफ लिख के दिया। अभी आपके टीवी पे चल रहा था, हनुमान बेनीवाल ने कहा कि बोतल नहीं मिली तो टायर से लड़ूंगा, चुनाव निशान की बात कर रहा हूं मैं। अभी वहां नागौर में चल रहा है कि हनुमान बेनीवाल को भाजपा का जो निष्ठ कार्यकर्ता है पुराना 20-25 साल से 80 से जो लगा हुआ है, वो वोट देकर खुश नहीं है। तो ये भी वहां बातें चल रही है कि भी हनुमान बेनीवाल को दबाव डाला जाएगा कि आप कमल के फूल से चुनाव लड़ लो। ठीक है, अब जरा किससे अप्लाई करते हैं मालूम पड़ जाएगा। धौलपुर करौली से शुरू करिए। स्थिति भाजपा में धौलपुर करौली से शुरू करिए। संजय जाटव के खिलाफ खिलाड़ी लाल बैरवा, लखीराम बैरवा दोनों स्पष्ट ऐलानिया तौर पर कह चुके हैं कि हरा के रहेंगे, इसको जीतने नहीं देंगे। दौसा में जिस दिन मुरारी लाल मीणा की पत्नी को टिकट मिला, उस दिन भले ही भाजपा की रार की वजह से वंशवाद के आरोपों से आप बच गए हों, लेकिन जो दूसरे लोग टिकट मांग रहे थे, उनके नाम लूं या वैसे चलेगा काम, उन सब लोगों ने उसी दिन से लामबंदी शुरू कर दी है। जयपुर शहर में ज्योति खंडेलवाल के टिकट का कितना भयंकर विरोध था आपको अच्छी तरह से पता है। स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद में बाकी सब लोग क्या कहते फिर रहे हैं मार्केट में, आप अच्छी तरह जानते हैं। नागौर में ज्योति मिर्धा के सामने हरेंद्र मिर्धा, रिशपाल मिर्धा, किस तरह से उनकी भीतरघात की वहाँ कार्रवाई चल रही है आप जानते हैं ना। झुंझुनू में क्या हो रहा है सर, ये झुंझुनू में जो श्रवण कुमार को लेकर रीटा चौधरी और ब्रजेंद्र ओला दोनों की तरफ से जो चल रहा है, जो कैंपेनिंग चल रही है, उसका आपको अच्छी तरह से अंदाजा होगा।
भीलवाड़ा में क्या स्थिति हो रही है? देखिए साहब, रामलाल जाट और धीरज गुर्जर अंतर विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आपके टिकट का? वो मैं आप जो कह रहे हैं मैंने ये कहा, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी के भीतर भी तो मैं इस तरफ ये कह रहा हूं, वसुंधरा राजे सुशील जी। गजेंद्र सिंह को जीतते देखना नहीं अरे आप चाहते। तो अपनी जी, बात मैं करो ये ना, नहीं कह रहा राजे, आप तो अपनी बात अमित करो शाह ना के सर। बीच में आप तो अपनी बात करो ना। इतनी रार है। अशोक गहलोत के कैंडिडेट को इतनी रार सचिन है। पायलट नहीं चाहते और सचिन उनके पायलट बीच के में कैंडिडेट को इतनी अशोक रार गहलोत है। नहीं चाहते। नहीं, मैं आप ये- अपनी बात करिए ना। अमित शाह के बीच वो में तो लक्ष्मीकांत जो जी रार आपके है, यहाँ वो भी नीचे शीर्ष आ स्तर रही है। की जो राड है ना उसी को प्रतिबिंबित कर रही है मैं दौसा की इनको सीट। जवाब दे रहा हूं सर। हाँ, इन्होंने नहीं, लेकिन मेरा सवाल तो जो आपसे भी बात होगा करी ना। है, लेकिन मैं मेरा सवाल इनको आपसे जवाब भी दे रहा हूं। बराबर होगा, लेकिन मेरा मूलतः प्रश्न ये है कि ये सब जो अगर हम एक दूसरे पे आप कहेंगे ना कि इनके यहाँ ज़्यादा फूट है, इनके यहाँ ज़्यादा लड़ाई है, तो ऐसा नहीं है। तराजू लेकर के तुम बैठ नहीं सकते, लेकिन राड दोनों तरफ है, फूट दोनों तरफ है, लड़ाई दोनों तरफ है। सवाल ये है श्याम सुंदर शर्मा जी कि ये जो लड़ाई है, इस तरह की फूट है, अंतर्विरोध अगर कहीं है, वो फूट, वो अंतर्विरोध, वो भीतरघात क्या इतनी निर्णायक? लोकसभा का फलक बड़ा होता है, लोकसभा चुनाव का 8 विधानसभा क्षेत्र होते हैं। किसी भी व्यक्ति का जो इनमें से जिन जिन के नाम सामने आया उसका असर 1 विधानसभा क्षेत्र में हो सकता है, 2 विधानसभा क्षेत्रों में हो सकता है। इनमें से गिने चुने नेता ऐसे हैं जो पूरे लोकसभा क्षेत्र के ऊपर असर डाल सकते हैं। ऐसे में ये भीतरघात बहुत मायने रखता है क्या? देखिए दोनों ही पार्टियों में। जेपी शर्मा जी, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इनके दोनों ही पार्टी में अंतर्विरोध की स्थिति बहुत जगह पर है। अब वो कितना प्रभाव डालेगी, क्योंकि पहले वाली मोदी जी के नाम पर लाखों की जीत हुई थी, हर कोई जीता था, लेकिन इस बार असंभव नहीं होगा इस सबको, क्योंकि अब वोटों का अंतर कम आएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भीतरी घात जहाँ भी ज़्यादा होगी वहाँ का कैंडिडेट हारेगा। यही स्थिति देखिएगा, यहाँ वसुंधरा राजे और शीर्ष नेतृत्व में आपसी तालमेल नहीं हो पा रहा है, हाँ, जो जिसका कारण आप दौसा अभी तक देख रहे हैं। बाकी जगह कई जगह उन्होंने टिकट दिलाए, किसी जगह नहीं दिला पाई, तो अब उसका विरोध करेंगे, जाएंगे नहीं, सब बातें होगी। ऐसे ही सचिन पायलट और मुख्यमंत्री जी के बीच में, लेकिन मुख्यमंत्री जी सचिन पायलट को लेके साथ चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो सब साथ रहेंगे, और कहलाते भी हैं कि भाई बोलो सरकार ने अच्छा काम किया ही किया। तो वो अपनी स्ट्रेटेजी के तहत सफल हो पा रहे हैं कई जगह पर, क्योंकि वो अब ये नहीं कह पा रहा है सचिन पायलट कि मैं इसका विरोधी हूँ, क्योंकि सबको कहना पड़ रहा है कि मैं तो, अब जैसे उन्होंने कहा कि वैभव भावले की तो मैं ही जमानत दे के आया हूँ, जिताऊँगा। तो ये सारी चीज़ें दिख रहा है, ऐसा कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, और साथ साथ क्यों लेके चलना पड़ रहा है। एक साथ 2 जगह जा सकते हैं और पार्टी का प्रचार प्रसार तेज़ी से हो सकता है, इसलिए कि कहीं ये नहीं हो जाए कि दोनों के बीच में अंतर्विरोध है, दोनों अलग अलग चल रहे हैं। यही कारण है कि वसुंधरा जी जिस प्रकार से सक्रियता पहले दिखा रही थी, वो अब इस बार आपको देखना होगा फील्ड में देखने को नहीं मिल रहा। और नहीं जावड़ेकर जी जाकर के जयपुर की बजाय दिल्ली में जाकर के कहते हैं कि बैसला जी को हमने शामिल कर लिया है, या हनुमान बेनीवाल को हमने शामिल कर लिया। वसुंधरा जी सामने नहीं आती हैं, जबकि पहले हर काम में वसुंधरा जी दिखती थी, कहती थी कि मैंने कहा है तो शामिल हुए हैं, सारी बातें होती थी। लेकिन इस बार लक्ष्मीकांत जी ये सब चीज़ सामने नहीं आ रही है। इसी कारण है कि अंतर्विरोध बढ़ रहा है। मसूदा में तो आपसे सामने दिखा, बाकी जगह कई जगह भीलवाड़ा की स्थिति आप कांग्रेस की देख लीजिए, वहाँ पे कुछ और है कि सीपी जोशी ने खड़ा कर दिया तो हम हराएंगे। अब आपके राज संबंध में गुजर है ही नहीं तो गुजर को दे दिया, तो वहाँ पर अलग स्थिति है। आपने तो जयपुर की पूर्व राजकुमारी को ले जा करके वहाँ दे दिया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएगी कि जीत हार का पता ही नहीं पड़ेगा। आप जयपुर ग्रामीण में ले लीजिएगा, आपने ला करके शार्दुलपुर की विधायक को कांग्रेस ने दे दिया, इन्होंने तो अपने पुराने को दिया। तो ये सारी चीज़ें अब अलवर में भी अब देखिएगा कि जितेंद्र खड़े तो हो गए, वहाँ बीएसपी का खड़ा हो गया और उनके लोग विरोध करें, बहुत अलग अलग चीज़ें। और बालकनाथ भी खड़े हुए हैं तो बाहर के हैं। तो वो सारी चीज़ें ऐसी है कि इस बार जीत हार कहाँ कैसे हो जाएगी कोई पता नहीं पड़ेगा। रिजल्ट बड़े चौंकाने वाले होंगे। ऐसा नहीं कि बीजेपी 25 में से 25 या कांग्रेस 25 में 25, किसी के 25 आने वाले नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने तो खड़े ही 24 किए हैं। अब आप और अभी तो एक का निर्णय नहीं हो पाया। तो इस बार चुनौतीपूर्ण चुनाव है और अंतर कल है कि निश्चित रूप से दोनों पार्टियों के लिए एक सबक देगी और आने वाले समय में बता पाएंगे कि आप हार गए। आप अगर समय रहते इसको एकजुटता कर लेते और सारे बातों को मना लेते तो निश्चित रूप से आप जीत सकते थे चुनाव। ये चुनाव एक बहुत बड़ी सबक दोनों पार्टियों को देगा। ठीक, अब एक मिनट में आप दोनों को दे रहा हूँ। असोबा साहब, जो लक्ष्मीकांत जी ने कहा कि ये असल में चेहरों का चुनाव है ही नहीं, ये विचारधारा का चुनाव है, आपकी पार्टी इसको किस तरह से देखती है? असोबा जी, इस पर किसी दिन विस्तार से बहस रखूंगा, आज सिर्फ एक टिप्पणी चाहिए। नहीं, विचारधारा का चुनाव है ही है कि ये देश एक रखना है। नहीं, विचारधारा का चुनाव तो हर चुनाव होता है, इन्होंने कहा कि चेहरों का चुनाव है ही नहीं। नहीं, देखिए, लोकसभा का चुनाव विचारधारा, चेहरे और स्थानीय कार्यकर्ताओं और सरकार सबका मिला जुला चुनाव होता है। उसके अंदर एजेंडा क्या रख रही है कौन सी पार्टी सामने, वो इम्पोर्टेंट है।
मसलन हमारा एजेंडा है कि हम 5 करोड़ गरीब परिवारों को ऊपर उठाएंगे 72,000 रुपये के न्याय से, या इतने लाख लोगों को नौकरी देंगे, और पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाएंगे, और एलपीजी की कीमत कम करेंगे सब्सिडी को मैनेज करके। तो ये सब एजेंडा हमारे हैं और हम अपनी विचारधारा को उसके साथ सपोर्ट करके उस एजेंडा पे हमारा हिस्ट्री के आधार पे हम बताएंगे, भ्रष्टाचार के मामले भी हम उजागर करेंगे, तो सब आएंगे। लक्ष्मीकांत जी, नहीं देखिए, इन्होंने अपनी हिस्ट्री के आधार पर कहा कि हिस्ट्री के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और अपना एजेंडा बताएंगे। 72,000 का इन्होंने जिक्र किया है न्याय योजना में। 1971 में इंदिरा गांधी जी ने गरीब बेटाओं का नारा दिया था। सर मैं एक ही मिनट लूंगा 1971 में इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था गरीब बेटाओं का। आज उनके पोते न्याय दे रहे हैं गरीबों को। लेकिन देखिए वादा मैं आपके बीच में नहीं बोला नहीं सर, आप बोल भी नहीं पाएंगे सर। देखिए सर, मैं बात दूसरा, आपने विधानसभा के चुनावों के पहले राजस्थान के जो लोगों से वादे किए थे, इसी तरह के वादे किए थे। किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, 1 रुपया किसी किसान का माफ नहीं किया। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, 1 रुपया किसी बेरोजगार के खाते में डाला नहीं। कर्मचारियों को 7th पे कमीशन देंगे, 1 रुपया किसी कर्मचारी का बढ़ाया नहीं। इसी तरह का आपका न्याय योजना है जो 60 साल से देश को आप बेवकूफ बना रहे हो, उसी तरह की बेवकूफ बनाने की योजना है। लेकिन आपके सपने पूरे होने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे किसानों के बेटे भी पढ़ने लगे और देखकर बता देते हैं कि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष 5,000 करोड़ की जमानत पर छूटा हुआ भ्रष्टाचारी है। इसलिए देश पूरी तरह समझता है, पूरी तरह जानता है। ये चुनाव सुनिए ठीक है, समय हो गया चुनाव चेहरों का है, चुनाव चेहरों का है या विचारधारा का है, इस पर किसी दिन विस्तार से बहस करूंगा। सुनिए, अरे सुनिए यार, समय हो गया, आप कमाल कर रहे हैं। सुनिए, ये लो आज क्या फैसला बताओ, ये लो लक्ष्मीकांत जी सुनिए, इस पर विस्तार से बहस होगी किसी दिन, इस पर विस्तार से बहस होगी किसी दिन। आज समय समाप्त हो गया श्याम सुंदर जी, इस पर किसी दिन विस्तार से बहस करेंगे कि ये चुनाव वाकई चेहरों का चुनाव है या विचारधारा के पीछे चुनाव लड़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया आज के लिए आप सभी मेहमानों का। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।